हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को 7th पेपर अनुसंधान पद्धति में व्यक्तिवृत्त अध्ययन अभिकल्प एवं कार्यविधि पढ़ाऊंगी। केस स्टडी, डिज़ाइन एंड प्रोसीजर। इससे पहले वाले वीडियो में हम व्यक्तिवृत्त अध्ययन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा उसी का कंटिन्यू एक और व्यक्तिवृत्त अध्ययन के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं अभिकल्प यानी डिज़ाइन और हमारा कार्यविधि यानी प्रोसीजर क्या होता है व्यक्तिवृत्त अध्ययन के लिए, वो अब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं व्यक्तिवृत्त या एकल विषय अध्ययन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक व्यक्ति या संख्यात्मक इकाई का अध्ययन और दूसरा है समुदाय या समूह का अध्ययन। अगर हम पहले प्रकार के अध्ययन की बात करें तो एक व्यक्ति या घटना और दूसरे प्रकार के अध्ययन में एक वर्ग, जाति, समूह या समुदाय का अध्ययन विषय बनाया जाता है। इसके डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे गिडिंग्स की परिभाषा। उनके अनुसार समाज की तरह ही व्यक्तिवृत्त अध्ययन न्यूनाधिक रूप से अव्यवस्थित रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पद्धति में काफ़ी सुधार एवं विकास हुआ है। ऐसे अध्ययनों को कतिपय चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। ये उनकी परिभाषा नहीं हम उसको मान सकते हैं, वरन हम ये कह सकते हैं कि गिडिंग जो है वो व्यक्तिवृत्त अध्ययन के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं। अगर हम उन्हीं के विचारों को आगे देखना चाहें तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम समस्या का इसके अंतर्गत विवेचन किया जाता है, उसका स्वरूप क्या है निर्धारित किया जाता है। यदि पहले से ही कुछ परिकल्पनाएं प्राप्त हैं तो उनका स्वरूप और क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला एकल विषय का चयन, दूसरा एकल विषयों की संख्या, तीसरा इकाइयों के प्रकारों का अवलोकन तथा चौथा विश्लेषण का क्षेत्र। हम इन चारों ही प्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और हासिल करना चाहेंगे। प्रथम प्रयोग प्रकार है, उसमें हम देखेंगे कि इसमें एकल विषय का प्रकार जो है वो निर्धारित किया जाता है कि वह सामान्य या असामान्य प्रकार का हो। दूसरे में ऐसे एकल विषयों की संख्या निश्चित की जाएगी, वह केवल एक या कई एकल विषयों का समूह हो, वह व्यक्ति हो, समूह हो अथवा समुदाय। तीसरे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अवलोकन व्यक्तियों का किया जाए या समुदायों या संस्थाओं या व्यापारिक दुकानों का। चौथे विश्लेषण के पहलुओं पर ध्यान किया जाएगा। स्पष्ट है कि ऐसे अध्ययनों में संपूर्णता की और विशेष ध्यान दिया जाता है, इससे उनकी व्यापकता या पूर्णता का निर्धारण हो जाता है। द्वितीय चरण में शोध कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। ये 7 हो सकते हैं शोध कार्य के लक्ष्य। में पहला है किसी इकाई के वास्तविक परिचालन पद्धतियों, परिपाटियों आदि के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करना। दूसरा किसी इकाई के संबंध में सही तथ्यों का संकलन करना। तीसरा किसी इकाई को संपूर्णता की दृष्टि से तथा उसको उप इकाइयों के मध्य अंतर संबंधों को खोजना और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। चौथा विभिन्न इकाइयों में समान रूप से पाई जाने वाली किसी समस्या की पूरी जानकारी प्राप्त करना। पांचवा विभिन्न इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करना। छठा लक्ष्य हम ले सकते हैं प्रकल्पनाओं का पुष्टिकरण किया जाना। सातवां अंतिम हम ले सकते हैं नवीन प्रकल्पनाओं की खोज तथा वर्तमान का मिथ्याकरण। उद्देश्य चाहे जो भी हो, किंतु प्रत्येक व्यक्तिवृत्त अध्ययन में 3 बातें होनी ही चाहिए। पहला हम ले सकते हैं इकाई की अन्य इकाइयों के साथ समान विशेषताएं होनी चाहिए।
दूसरा, इकाई की अन्य वर्ग की इकाइयों के साथ भिन्नता, और तीसरा है वे मामले जिनमें इकाई या व्यक्तिवृत्त विशिष्ट हैं। इन तीनों बातों का स्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हम तीसरे चरण में घटनाओं के अनुक्रम तथा प्रविधियों एवं उपकरणों का निर्धारण किए जाने की बात करते हैं। व्यक्तिवृत्त में एक समय या काल को निर्धारित कर लिया जाता है। इन अध्ययनों में साक्षात्कार निर्देशिका का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रश्नों की भाषा तथा बनावट को परिस्थिति के अनुसार बदलने में सुविधा रहती है। चतुर्थ चरण में एकल विषय के अध्ययन करने के उपरांत तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान पद्धति में अपना महत्व रखता है, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यह पद्धति राजनीति विज्ञान के लिए आधारभूत, उपयोगी तथा विश्वसनीय प्रणाली है। इकाई या व्यक्ति विशेष का अध्ययन करने से अनेक उपयोगी परिकल्पनाएं प्राप्त हो जाती हैं तथा नए तथ्य उभर कर सामने आते हैं। इसके द्वारा सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का अति गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन संभव है। संपूर्ण तथ्य प्राप्त हो जाने के कारण उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्यक्तिवृत्त अध्ययन की महत्वता को हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां, सीमाएं हम इस वृत्त की अध्ययन की हम भी देखना चाहेंगे। उसमें पहला है, इनसे प्राप्त निष्कर्ष एकांगी, सीमित और संकुचित होते हैं। दूसरी सीमा के तौर पर हम देख सकते हैं कि इसमें तथ्यों के संकलन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। किसी भी प्रकार का तथ्य जो है हम संकलित कर सकते हैं। तीसरी सीमा है कि जो तथ्य प्राप्त होते हैं वे अशुद्ध होते हैं तथा उनकी जांच या सत्यापन नहीं किया जा सकता है। यानी हमारे जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि उनका सत्यापन करना मुश्किल हो जाता है। चौथी जो सीमा या कमी हम देख सकते हैं वो है कि निदर्शन के लिए तो इसमें कोई स्थान ही नहीं है, हम कोई सैम्पलिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। और लास्ट और अंतिम पॉइंट हम देख सकते हैं कि शोधक को तथ्य संकलन, वर्गीकरण तथा प्रक्रमीकरण की प्रविधियों में भी कुशल होना चाहिए। यानी उसको सब तरह का खुद को भी एक ज्ञान होना चाहिए, तभी व्यक्तिवृत्त जो अध्ययन है, केस स्टडी, उसका हम डिज़ाइन और उसके प्रोसीजर को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन शोध पद्धति में बहुत महत्व रखता है और हम प्रत्येक शोधकर्ता मोस्ट प्रोबेबली इस पद्धति का इस व्यवस्था का अध्ययन अपने शोध कार्य में अवश्य करता है। थैंक यू।